Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video, we'll be taking a look at a very important topic from the nasopharynx, that is nasopharyngeal fibroma और जुवेनाइल नेजोफ्रेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, जिसको हम JNA भी कहते हैं, और सिंपली नेजोफ्रेंजियल एंजियोफाइब्रोमा भी कहते हैं, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा भी कहते हैं, जुवेनाइल नेजोफ्रेंजियल एंजियोफाइब्रोमा भी कहते हैं. सो दीज आर वन एंड द सेम थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ द नेजोफेरिंग्स. ठीक है, और इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये होता क्यों है, और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एनीवे, इट इज़ अ रेयर ट्यूमर, लेकिन नेजोफेरिंग्स का जो सबसे कॉमन बिनाइन ट्यूमर है वो नेजोफ्रेंजियल फाइब्रोमा ही है. ठीक है, वैसे तो ये रेयर है, लेकिन अगर कभी नेजोफेरिंग्स का बिनाइन ट्यूमर हो तो वो मोस्टली नेजोफ्रेंजियल फाइब्रोमा या नेजोफ्रेंजियल एंजियोफाइब्रोमा ही होता है. ठीक है, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स लेस देन 1% ऑफ ऑल हेड एंड नेक ट्यूमर्स. मतलब ये बहुत कॉमन इसकी प्रेजेंटेशन नहीं है. इसकी जो एग्जैक्ट कॉज है वो तो अननोन है, लेकिन एज अ ट्यूमर इज प्रीडोमिनेंटली सीन इन एडोलेसेंट मेल्स इन द सेकंड डेकेड ऑफ लाइफ. इट इज थॉट टू बी टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट, और इवन इसमें इस ट्यूमर में इसके सेल्स में एंड्रोजन रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं. सच पेशेंट्स हैव अ हेमाटोमेटस नीडस ऑफ वास्कुलर टिश्यू इन द नेजोफेरिंक्स एंड दिस इज एक्टिवेटेड टू फॉर्म एंजियोफाइब्रोमा व्हेन मेल सेक्स हार्मोन्स अपीयर्स. अच्छा, होता ये है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट प्रोसेस जो नेजोफेरिंग्स में वास्कुलेचर होता है ना, स्पेशली द वास्कुलेचर ऑफ फर्स्ट ब्रेंकियल आर्टरी, इट हैज़ टू डिसअपियर, राइट. बट इफ़ इट गेट्स लेफ्ट बिहाइंड, और ये एक जहाँ हेमाटोमेटस ग्रोथ वो होती है जो ना जहाँ पे क्लम्पिंग ऑफ सेल्स हो जाए, जहाँ पे ना नॉर्मल सेल्स, जैसे उस एरिया के नॉर्मल सेल्स हैं, लाइक नेजोफेरिंग, अब ये सेल्स सारे नेजोफेरिंग्स के होते हैं, और ये जो वास्कुलर टिश्यू है ये भी नेजोफेरिंग्स का ही है, लेकिन इसकी एबनॉर्मल क्लम्पिंग हो जाएगी टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज अ हेमाटोमेटस नीडस या हेमाटोमेटस ग्रोथ. ठीक है, सो बेसिकली जो हेमाटोमेटस नीडस है ये आया कहाँ से, ये फर्स्ट ब्रेंकियल आर्टरी से आया है, विच वॉज सपोज टू रिग्रेस, लेकिन वो रिग्रेस नहीं की, वो इनकम्प्लीटली रिग्रेस किया ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड. तो इसकी जो हेमाटोमेटस नीडस बच गया है प्लेक्सस ऑफ वेजल्स का या फाइब्रो वास्कुलर टिश्यू का, दिस वन एक्टिवेटेड बाय मेल सेक्स हार्मोन्स विल रिजल्ट इन एन एंजियोफाइब्रोमा. ठीक है, तो ये जो किसी उसका ओरिजिन है वो हेमाटोमेटस नीडस है द नेजोफेरिंग्स, जो कि फर्स्ट ब्रेंकियल आर्टरी के रेमनेट से आया है. ठीक है, जब उस पर मेल सेक्स हार्मोन्स ने एक्ट किया ड्यूरिंग प्यूबर्टी, इसलिए इसकी प्रेजेंटेशन एडोलेसेंट मेल्स में होती है बिटवीन 10 to 20 ईयर्स ऑफ एज. ये बात होगी. बाकी साइड ऑफ ओरिजिन क्या है, एक बात तो ये है कि ये नेजोफेरिंग्स से आ रहा है, ये बात तो है, लेकिन नेजोफेरिंग्स के किस पोर्शन से आ रहा है ये बताना चाहिए. पहले ये कहा जाता था कि ये रूफ ऑफ नेजोफेरिंग्स से आता है या एंटीरियर वॉल ऑफ स्फीनोइड बोन से आता है, लेकिन अब ये कहा जाता है कि इट अराइव्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी. जो पोस्टीरियर पार्ट है नेजल कैविटी की, ये वहाँ से आता है, विच इज़ क्लोज टू द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द स्फिनोपेलेटन फोरामेन. जहाँ स्फिनोपेलेटन फोरामेन पड़ा उसके सुपीरियर मार्जिन से ये डिराइव हो रहा होता है, और ये फोरामेन बेसिकली बॉडी ऑफ स्फिनॉइड से बनता है, क्लोज टू द जंक्शन ऑफ स्फिनॉइडल प्रोसेस ऑफ पैलेटन बोन विद द रूट ऑफ टेरिकोइड. तो अगर ये देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये बेस ऑफ स्कल की लोकेशन बन रही होती है नियर द स्फिनॉइड बोन, जहाँ पर स्फिनॉइड बोन की बॉडी प्रेजेंट है, वहाँ पर एक फोरामेन होता है जिसको हम कहते हैं स्फिनोपैलेटन फोरामेन. उसके सुपीरियर मार्जिन से ट्यूमर ग्रो करता है, ओरिजिनेट करता है, एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी. ठीक है, तो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी इज नियर द स्फिनॉइड बॉडी फ्रॉम सुपीरियर. अगर बिल्कुल एक्यूरेटली बोला जाए तो सुपीरियर मार्जिन ऑफ द स्फिनोपैलेटन फोरामेन से ये डिराइव होता है. और बस ये पता चाहिए, एमसीक्यूज में ये पूछा जाएगा कि कहाँ से आता है, तो सुपीरियर मार्जिन ऑफ स्फिनोपैलेटन फोरामेन से डिराइव होता है एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी. बस. अच्छा, स्प्रेड कैसा होता है इसका? स्प्रेड डेफिनेटली तो ये पाथ्स ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करेगा. ऑल्दो ये बिनाइन ट्यूमर है, लेकिन इसकी ग्रोथ इतनी यू कैन से ज़्यादा होती है ना कि इसको जहाँ जगह मिल रही होती है वहाँ ग्रो कर रहा होता है. मैलिग्नेंट नहीं होता, मतलब कि मेटास्टेसाइज तो नहीं करेगा, इन्वेट नहीं करेगा स्ट्रक्चर्स को, लेकिन लोकली बहुत ज़्यादा ग्रो करता है ये. तो ये फॉलो करता है पाथ्स ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को, लाइक नोज में जाएगा, नेजोफेरिंग्स में जाएगा, फिशर्स में जाएगा, फोरामिना में जाएगा, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ जाएगा, फोरामिनल टेंडम में भी, विडिन कनाल में भी, इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर में भी, और पेलेटोवेजाइनल कनाल में भी. इसके अलावा एक्सपेंशन और पुशिंग करता है स्ट्रक्चर्स की, लाइक पोस्टीरियर. अच्छा, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट हम टर्म फॉलो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ हॉलमैन मिलर साइन. हॉलमैन मिलर साइन में ये होता है कि जब हम एक्सरे करते हैं ना इन अ पेशेंट विद, एक्सरे करें या सीटी स्कैन करें ना पेशेंट विद एंजियोफाइब्रोमा, उसमें जब हम पैरानेसल साइनसेस का एक्सरे करते हैं तो हमें ना जो मैक्सिलरी साइनस है ना उसकी जो पोस्टीरियर वॉल होती है उसके पीछे पड़ा होता है ये एंजियोफाइब्रोमा. तो उसके से पोस्टीरियर वॉल होती है तो उसकी फॉरवर्ड बेंडिंग या फॉरवर्ड बोइंग हो जाती है. इसको कहते हैं हॉलमैन मिलर साइन. ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोस्टीरियर वॉल मैक्सिलरी साइनस की इन द टेरिकोपैलेटन फोसा, ठीक है, जब भी ट्यूमर टेरिकोपैलेटन फोसा में ग्रो करता है ना, तब वो मैक्सिलरी साइनस की पोस्टीरियर वॉल को फॉरवर्ड पुश कर देता है, जिसकी वजह से हमें हॉलमैन मिलर साइन मिलता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये पैथोगनोमिक है फॉर एंजियोफाइब्रोमा, किसी और डिजीज में नहीं मिलता हमें इस तरह से, ठीक है। एंड बाय इन्फिल्ट्रेटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द बोन, लाइक रूट ऑफ टेरिकोट बोन को या ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड को भी डिस्ट्रॉय कर होता है बाय इन्फिल्ट्रेशन एंड प्रेशर अप्लाई कर होता है उन पे। अच्छा, अब ये ट्यूमर जहाँ जहाँ ग्रो करेगा वहाँ वहाँ ये इसके अफेक्टेड स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होंगे। अच्छा, अगर ये एंटीरियरली ग्रो करें तो ये नेजल कैविटी में जाता है, पोस्टीरियरली ग्रो करे तो ये नेजोफेरिंक्स में जाता है, ठीक है। एंटीरियरली ग्रो करे तो कोना को ब्लॉक करेगा, पोस्टीरियर ग्रो करेगा तो नेजोफेरिंक्स को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से हमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी और एपिस्टेक्सिस होगी। और नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड एपिस्टेक्सिस दो इंपॉर्टेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं किसकी, एंजियोफाइब्रोमा की, और ये तब आती हैं जब नेजोफेरिंक्स में ग्रो करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये सुपीरियरली भी एक्सटेंड करता है, भी सुपीरियरली एक्सटेंड कर देता है, तो ये स्फिनोइड साइनस में जाता है, उसके फ्लोर को इरोड करता है, ठीक है। और फ्लोर को इरोड करता है, स्फिनोइडल साइनस में जाता है। लेटरली ग्रो करेगा तो जाता है, अच्छा लेटरली इसका रूट ऑफ स्प्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एक ऐसा ट्यूमर है जो चीक में भी प्रेजेंट करता है, जो ड्यू टू लेटरल स्प्रेड। एनीवे, जब लेटरली ग्रो करता है तो पहले जाता है टेरिकोपैलेटन फोसा में, ठीक है, वहीं पर ये हॉलमैन मिलर साइन भी दे रहा होता है। अच्छा, वंस इन द टेरिकोपैलेटन फोसा ये पुश करता है और लेटर डिस्ट्रॉय कर देता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस को, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। अच्छा, देन इट कम्स आउट ऑफ द पहले ये गया कहाँ पर, हमारे पास टेरिकोपैलेटन फोसा में, वहाँ से ये गया मैक्सिलरी साइनस की तरफ, वहाँ से गया टेरिको मैक्सिलरी फिशर में, टेरिको मैक्सिलरी फिशर से स्प्रेड हुआ इनटू द इंफ्राटेम्पोरल एंड द टेम्पोरल फोसा, वहाँ से अपीयर ऑन द चीक। तो चीक में अपीयर होने के लिए इट हैज टू पास टू इंफ्राटेम्पोरल फोसा एंड टेम्पोरल फोसा, देन इट मे एंटर द इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर एज वेल। जब इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर में ग्रो कर में जाता है तो ये ऑर्बिट हो जाएगा, जब ऑर्बिट को अफेक्ट करेगा तो प्रोप्टोसिस या आउटवर्ड बल्जिंग होगी और आईबॉल्स की डिप्लोपे की कंप्लेन आएगी और प्रेशर पड़ेगा ऑप्टिक नर्व पे। तो ये ना उसके डिफरेंट एरियाज ऑफ स्प्रेड है। अच्छा, ऑन स्प्रेडिंग ये फोरामन रोटंडम के जरिए क्रेनियल कैविटी में भी एंटर हो सकता है, ये टेरिगोइड कनाल या प्लेटो वजाइनल कनाल में भी एंटर हो सकता है, और यहाँ पर ये हिडन भी रह सकता है, इसलिए इसकी रिजेक्शन के बाद भी रिकरेंस के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये टेरिगोइड कनाल में या विडियन कनाल में और प्लेटो वजाइनल कनाल में भी पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में पता होना चाहिए वो ये है कि जो इसके लार्ज ट्यूमर्स होते हैं दे मे क्रॉस द मिडलाइन एंड कॉज बायलेटरल सिम्टम्स, और ये ऑपोजिट साइड से ब्लड स्प्रेड ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी बायलेटरल स्प्रेड को भी माइंड में रखना है। इसके अलावा जिसकी इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन होती है मोस्टली फ्रॉम द फ्लोर ऑफ स्फिनोइड बोन होती हैं, और इसलिए इसकी मिडिल क्रेनियल फोसा, अच्छा मिडिल क्रेनियल फोसा में जिसकी एक्सटेंशन होती है वो होती है वाया दी स्फिनोइड बोन, और एंटीरियर क्रेनियल फोसा में इसकी इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन नहीं होती, ठीक है। और ये इंट्राड्यूरल भी हो सकता है और एक्स्ट्राड्यूरल भी हो सकता है, ठीक है। और रिकवर्नेस साइनस को भी स्प्रेड करेगा, पैरासेलर रीजन में भी जा सकता है, और ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक यासम को भी अफेक्ट करता है। तो इसका बहुत ही एक्सटेंसिव ग्रो होता है, हेड एंड नेक में हर जगह ही ग्रो कर सकता है, ठीक है। अब इसकी पैथोलॉजी देख लेते हैं कि कैसे होता है, कौन कौन सेल्स हैं इसमें सारे पैथो के पॉइंट्स हैं जो कि हमारे ENT से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन स्टिल इसका पार्ट तो कर लेते हैं। अच्छा, ये अपीयर कैसा होता है ग्रोथ एग्जामिनेशन, ये रेडिश टू पर्पल होता है, क्योंकि वेसल्स बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है ना इसके अंदर, बहुत ही वास्कुलर ट्यूमर, इसलिए हम इसको एंजियोफाइब्रोमा भी कह रहे हैं ना, एंजियो का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, रेड टू पर्पल इन कलर है, सिसाइल मैस होता है, लोबुलेटेड मैस होता है, मतलब पिडंकुलेटेड नहीं है, कवर होता है विद मिकोजा, दो द ट्यूमर इज बिनाइन इट लैक्स अ कैप्सूल। माइक्रोस्कोपिकली कैसा होता है ये, माइक्रोस्कोपिकली इसमें हम दो कंपोनेंट मिलते हैं, तो उसका वास्कुलर टिश्यू है वेरी इंपॉर्टेंट विच इज जस्ट एंडोथेलियम लाइक एंडोथेलियम लाइन स्पेसिस, कोई प्रॉपर इसमें मस्कुलर टिश्यू नहीं होता इसकी वेजल्स में, कोई इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते, कोई मस्कुलर कोड नहीं होता, सिंपली इसमें एंडोथेलियम लाइन स्पेसिस होती हैं पड़ी हुई एज अ वास्कुलर टिश्यू, ठीक है। इस अलावा जिसमें स्ट्रोमल सेल्स होते हैं उसमें स्टिलेट सेल्स मिल सकते हैं, स्पिंडल शेप्ड सेल्स मिल सकते हैं, और दे ले डाउन द कोलेजन टिश्यू। तो एक वास्कुलर कंपोनेंट और इसका स्ट्रोमल कंपोनेंट है। देन इट इज अमाउंट ऑफ कोलेजन टिश्यू लेड डाउन बाय द स्टिलेट सेल्स दैट विल डिटर्मिन के ट्यूमर सॉफ्ट होगा या फॉर्म होगा। लैक ऑफ इलास्टिक टिश्यू एंड मसल फाइबर इन द वेसल इज पॉसिबल फॉर द प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, क्योंकि मस्कुलर फाइबर नहीं है तो उसकी फिर यू कैन से वो नहीं होगी ना, वेसल कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वंस द वेसल गेट्स सब्सट्रेट विल जस्ट कीप ऑन ब्लीडिंग, ठीक है। तो हम जब मैनिपुलेशन करते हैं बायोप्सी पे या प्रोबिंग पे तो वेसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सो द थिन वॉल्ड कैपिलरीज आर सीन एट द पेरिफेरी ऑफ द ट्यूमर, जो कि हाइपरप्लास्टिक वेसल्स होती है वो इनका विद इनकम्प्लीट कोट वो सेंटर ऑफ द ट्यूमर में होती हैं। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे हमें फाइब्रोब्लास्ट मिलते हैं, हाइपरहैजर्डली लाइंग कोलेजन टिश्यू, बायोफाइब्रोब्लास्ट मिलते हैं, मास्ट सेल्स मिलते हैं, कोशिनल जायंट सेल्स मिलते हैं, स्मूथ टिश्यू एक्टिन मिल सकता है। इसके अलावा जब हम न्यूक्लियाई को स्टेन करते हैं ना स्टोमल सेल्स के, दे शो रिएक्टिविटी टू बीटा कैटेनिन, मीन्स के बीटा कैटेनिन का एक रोल है स्टोमल सेल्स ऑफ द एंजियोफाइब्रोमा की ग्रोथ में, ठीक है। तो ये आपने बात माइंड में रखनी है। देन हम ये कहते हैं कि जो उसकी ग्रोथ होती है वो वास्कुलर कंपोनेंट से भी होती है, स्टोमल कंपोनेंट से भी होती है, एंड द प्रेजेंस ऑफ एंडोथेलियम लाइन स्पेस मायोफाइब्रोब्लास्ट एक्टिन फाइबर्स एंड ऑफ स्मॉल मसल स्पोर्ट, मतलब उसकी जो ओरिजिन हो रहा है वो मैल फॉर्म ब्लड वेसल से हो रहा है, जो टोल्ड यू कि ब्रैंकियल आर्टरी की रेमनेंट से हो रहा होता है, ठीक है, जो कि शिक ने प्रपोज किया था।
अच्छा, it is observed that 75% of tumors show androgen receptors as well, accounting for their growth in male and adolescents. Several growth factors have been implicated for their growth, like vascular endothelial growth factor important होता है for the growth of endothelial and stromal components. Insulin like growth factor 2 भी IGF-2 भी इसके लिए important होता है, VEGF भी important होता है. And the tumor is seen, मतलब इसमें c-MYC जीन जो प्रोटोन जीन है, c-MYC जीन उसकी प्रेजेंस भी हमने देखी है एंजियोफाइब्रोमा में. इसके अलावा एडिनोमेटस पॉलिपोसिस जो कोलोन की डिजीज़ है उसकी भी एसोसिएशन है एंजियोफाइब्रोमा के साथ. और जो बीटा कैटेनिन है वो ग्रोथ कराती है उसके स्ट्रोमल कंपोनेंट को, जबकि जो वेजफ है हाँ जो कुछ फैक्टर्स हैं जो एंडोथेलियल और स्ट्रोमल दोनों की ग्रोथ कराते हैं, लाइक एंडोजिन्स हैं, एंडोजेनिक फैक्टर्स हैं, लाइक वेजफ है, जबकि जो बीटा कैटेनिन जो स्ट्रोमल कंपोनेंट की ग्रोथ कराते हैं. तो ये बातें होंगी. और इसमें बस यही है, इसके ये कहाँ कहाँ स्प्रेड कर रहे हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एंटीरियरली करेगा तो नेजल कैविटी में जाएगा, पोस्टीरियरली करेगा तो नेजल फेरिंग्स में जाएगा, पैरानेजल साइनसेस में भी जाता है, मैक्सिलरी साइनस, फिनोडल साइनस, एथमोडल साइनस में भी जाता है, टेरिकोपेलेंडन फोसा में जाएगा, लेटरल स्प्रेड से टेम्पोरल और इंफरटेम्पल फोसा में जाता है, चीक में भी जाता है, ऑर्बिट में जाता है, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से क्रेनियल कैविटी में जाता है, वायदी स्फिनोइड बोन मिडिल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट करता है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में भी प्रेजेंट करता है, वायदी रूफ ऑफ एथमोइड बोन एंड द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट. अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होती है. तो एक तो बात ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मेल से प्रेजेंट करता है इन देयर एज ग्रुप ऑफ 10 to 20 ईयर्स, और मतलब रेयरली ओल्डर पीपल में भी फीमेल्स में प्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा, नेजोफ्रेंजियल सिम्टम में ये होता है कि प्रोफ्यूज रिकरेंट एंड स्पॉन्टेनियस एपिस्टेक्सिस, ये इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है. मोस्टली यही प्रेजेंटेशन होती है. इसकी वजह से पेशेंट अनीमिक भी हो सकता है. इसके अलावा जब नेजोफ्रेंजियल में ग्रो करता है तो प्रोग्रेसिव नेजल ऑब्स्ट्रक्शन में मिलती है और डी नेजल स्पीच मिलती है. ठीक है, नेजल डिस्चार्ज भी हो सकता है ड्यू टू रिलेटेड साइनसाइटिस एंड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन. ऑटोलॉजिकल सिम्टम में हमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस मिलेगा और रेटिस मीटर विद एफिशिएंट मिल सकता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है यूस्टेशन ट्यूब की भी. और थैल्मोन्यूरोलॉजिकल सिम्टम में ये हो कि प्रोप्टोसिस मिलेगा, डिप्लोपिया मिलेगा क्योंकि ये ऑर्बिट को भी इन्वेट कर सकता है, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व को ये अफेक्ट करता है जबकि जब ये मिडिल क्रेनियल फोसा में एंटर हो जाता है. ठीक है. अच्छा, फेशियल सिम्टम में हमें ब्रॉडनिंग ऑफ नेजल ब्रिज मिलता है, स्वेलिंग ऑफ चीक मिलती है, और फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी होती है अगर बायलेटरल प्रोप्टोसिस हो. एंडोस्कोप एग्जामिनेशन में हमें ट्यूमर यूजुअली नोज और नेजोफेरिंक्स में मिलता है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है इसके ऊपर, और सिसाइल ओबुलेटरी सा मैस है. ये बाकी फजूल बातें हैं इसकी. अच्छा, डायग्नोसिस बनता है क्लिनिकल फीचर्स के बेस पे, इमेजिंग स्टडीज़ के बेस पे, सीटी स्कैन, एमआरआई करा के हमारा चल जाता है इसके बारे में, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग वेसल्स भी नजर आ रही होती हैं. इसमें हम डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी कराते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ आपको. और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये कि हम जुवेनाइल नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा को कंफ्यूज कर सकते हैं विद एंट्रोकोइनल पॉलिप, एनलार्ज्ड एडिनोइड्स, ऑल्फैक्टरी न्यूरोब्लास्टोमा, रैप्डोमायोसार्कोमा, कैपिलरी हेमेंजियोमा, हेमेंजियोपेरिसाइटोमा. तो कैपिलरी हेमेंजियोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमेंजियोपेरिसाइटोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंट्रोकोइनल पॉलिप इंपॉर्टेंट, लार्ज एडिनोइड. तो ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है. इन्वेस्टिगेशंस वही है जो हम किसी भी ट्यूमर के केस में करवाएंगे. एक तो कंट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन कराएंगे हेड का, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है. सीटी कंट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है हेड का. और बाकी इस बोन डिस्ट्रक्शन का भी पता चल जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, एंटीरियर बॉइंग भी मिल जाती है हमें पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस की, जिसको हम हॉलमैन मिलर साइन कहते हैं या एंट्रल साइन कहते हैं. ठीक है, दिस इज़ पैथोनोमिक. तो बस यही मिलना ही काफ़ी है. ठीक है, इसके अलावा एमआरआई भी कराते हैं जो सॉफ्ट टिश्यूज़ के बारे में बताता है कि इसकी इंट्राक्रेनियल कितनी एक्सटेंशन है, मिडल और एंटीरियर फोसा में कितनी एक्सटेंशन है, कैवर्नस साइनस को तो इन्वेट नहीं किया, ऑप्टिकल के आत्मा को तो नहीं इन्वेट किया, डिफरेंट फोसा में क्या है इसकी एक्सटेंशन, और एक्सट्राड्यूरल इंटरड्यूरल स्प्रेड कितना है. इसके अलावा एक और टेस्ट होता है इसको हम कहते हैं डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, जो हमें इसकी फीडिंग वेसल्स का आइडिया देता है, इसकी वेस्कुलरिटी का आइडिया देता है, दैट इज डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी. एनीवे इसके लिए इसको एक्सटर्नल करोटिड सिस्टम भी फीड कर रहा होता है, इंटरनल करोटिड सिस्टम भी फीड कर रहा होता है. इसके अलावा इसी को माइंड में रखते हुए हम एम्बुलाइजेशन कर सकते हैं वेसल्स की, ताकि इसकी जो वास्कुलर सप्लाई है वो कम हो जाए. तो अगर हमने ट्यूमर को रिजेक्ट करना हो, सर्जरी करनी हो, तो उससे पहले हम एम्बुलाइजेशन करते हैं, और एम्बुलाइजेशन करने के 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हमें इसको रिमूव कर लेना चाहिए, अदरवाइज हमें कोलेट्रल वेसल्स की फॉर्मेशन मिलेगी. ठीक है, तो लेकिन एम्बुलाइजेशन जस्ट एक्सटर्नल करोटिड सिस्टम की होती है, इंटरनल की नहीं होती. अच्छा, देन हम पेशेंट की ग्रुपिंग भी करते हैं फॉर ब्लड मैचिंग, क्योंकि एंजियोफाइब्रोमा की रिसेक्शन के दौरान काफ़ी ब्लड लॉस हो सकता है. सो वी नीड टू मतलब मेक द ब्लड अवेलेबल एज वेल. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसका सर्जिकल एक्सीजन ही है, और इसके अलावा रेडियोथेरेपी भी है, कीमोथेरेपी भी है, और लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यही है. इसी से उसकी हम लाइक यू कैन से वो डिजीज़ ट्रीट हो सकती है, क्योर हो सकती है. ठीक है, अब कुछ अप्रोचेस हैं इसकी सर्जिकल रिमूवल के लिए. ट्रांसपैलेटन अप्रोच है, देन वी हैव ट्रांसपैलेटन अप्रोच विद सबलेबियल अप्रोच, जिसको सरडानस अप्रोच कहते हैं, सबलेबियल विद ट्रांसपैलेटाइन. देन वी हैव लेटरल राइनोटमी एंड मिडल मैक्सिलेक्टमी, ये भी अप्रोच होती है, लेटरल राइनोटमी एंड मिडल मैक्सिलेक्टमी. एंडोस्कोपिक रिमूवल भी होता है, ट्रांस मैक्सिलरी अप्रोच भी होती है, इसको हम लीफोर्ट-1 अप्रोच कहते हैं. इसके अलावा मैक्सिलरी स्विंग अप्रोच भी होती है, इंफ्राटेम्पोरल फोसा अप्रोच होती है, इंट्राक्रेनियल और एक्स्ट्राक्रेनियल अप्रोच. तो ये सारे अप्रोच का आपको पता होना चाहिए, ऑल्दो ये मतलब
हायर एडवांस्ड बातें, लेकिन फिर भी थोड़ा बताऊँ कि ट्रांसपैलेटन अप्रोच है, ट्रांसपैलेटन विद सबलेबियल अप्रोच है, एंडोस्कोपिक अप्रोच है, ट्रांसमैक्सिलरी अप्रोच है, मैक्सिलरी अप्रोच है, मैक्सिलरी स्विंग अप्रोच है, और लेटरल एनाटोमी विद मिडल मैक्सिलेक्टमी है, इंफ्राटेम्पोरल फोसा अप्रोच है, इंट्राक्रैनियल एक्स्ट्राक्रैनियल अप्रोच है, ठीक है। अच्छा, देन बस ये लिखा हुआ है कि इन अप्रोचेस का बारे में लिखा हुआ है कि आप कब यूज़ कर सकते हैं, वो तो हमारे लेवल का नहीं है। और रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं। समटाइम्स हमें जस्ट कुछ पेशेंट जस्ट रेडियोथेरेपी के लिए ऑप्ट करते हैं, वो सर्जिकल एक्सचेंज करवाते ही नहीं है, तो हम डेफिनेटली रेडियोथेरेपी देंगे। लेकिन ये इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें ना फिर इन लेटर एजेस वो ट्यूमर बनने का, मेलिग्नेंट ट्यूमर बनने का चांस होता है। मतलब यही तो ट्यूमर नहीं बनेगा क्योंकि आप एक अर्ली एज में एक पेशेंट को एक्सपोज करा रहे हैं टू रेडिएशन, सो लाइक दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। अच्छा, मतलब लेटर इन लाइफ में एंजियोसार्कोमा बन सकते हैं। एनीवे, कीमोथेरेपी भी करते हैं पेशेंट्स की जिनमें बहुत एग्रेसिव ट्यूमर है, उसमें हम डॉक्सोरोबिसिन देते हैं, विनक्रिस्टिन दे सकते हैं जो कि कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं। हार्मोनल थेरेपी एक अंडर डिबेट है, क्यों हम कहते हैं कि चूँकि इसका हार्मोन्स का रोल होता है, एंड्रोजन्स का रोल होता है इसकी ग्रोथ में, तो समटाइम्स पीपल डू यूज़ फ्लूटामाइड और डायथाइलस्टिलबेस्ट्रोल। फ्लूटामाइड जो कि एंड्रोजन एंटागनिस्ट है, ये भी देते हैं, डायथाइलस्टिलबेस्ट्रोल भी देते हैं, लेकिन इसका कुछ सिग्निफिकेंट रोल नहीं है क्योंकि एंड्रोजन्स आर ओनली देयर टू स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्यूमर। वो उसको ब्लॉक करने से इसका ट्यूमर का रिग्रेशन नहीं हो जाएगा, तो इसलिए हार्मोनल थेरेपी थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इफेक्टिव होती है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज सर्जिकल एक्सीजन। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। आई होप इट वाज हेल्पफुल।